अस्सलामुअलैकुम। इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर का जो फर्स्ट प्रॉपर टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो फासला तय किया जाता है, शॉर्टेस्ट फासला एक प्रॉपर डायरेक्शन में, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो एक डायमेंशन में है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? कंसिडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल पी। ठीक है, ये एक पार्टिकल है हमारे पास पी। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके मूवमेंट को कंसिडर करें। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन एक कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, इस पर ये मूव कर रही है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, मूव इस तरह से कर रहे हैं, पॉइंट इस तरह से, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, अगर सर्किल है तो ये अंदर वाली सारा कुछ को छोड़कर ये जो बाहर वाली जो सिर्फ इसके आउटलाइन है, इसका सर्कमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, ये इस तरह से सर्किल में मूव करी है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सर्किल का कोई ना कोई रेडियस होगा। रेडियस को हम शो करेंगे आर से। रेडियस शो किया गया है, जो इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस है, पॉइंट ऑफ एक्सिस इसका है ओ, यानी कि सर्किल का जो सेंटर है ओ, उससे लेकर जहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, पी तक का जो डिस्टेंस है, इसको कंसिडर किया गया है रेडियस आर। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ सर्किल, जो प्लेन ऑफ सर्किल है उसके क्या है, प्लेन ऑफ सर्किल के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, जो आपका रेडियस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकन एज जेड एक्सिस। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसे हम जेड एक्सिस कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर ये आपके पास एक्सिस है और ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, दोनों के दरमियान अगर 90 डिग्री है, तो ये जो मूवमेंट जो हो रही है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट पी इस तरह से जो गोल गोल जो घूम रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पंखा है। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ पर 3D तो नहीं बना सकती, पंखा है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इसके 3 व्हील्स जो है इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो गोल घूम रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये जो गोल घूम रहा है, बेसिकली मूव कर रहे हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ये कंसिडर किया जा रहा है कि ये है जेड एक्सिस पर। ठीक है, ये तीसरा एक्सिस। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेट एट टाइम t1। कहने के जब टाइम t1 है द पार्टिकल इज एट पॉइंट p1। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये पोजीशन p1 के ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल t1 पर ये पोजीशन p1 पर है। ठीक है, एट द पोजीशन OP1 इस मेकिंग एंगल θ1। ठीक है, इस वक्त ये एंगल बना रहे θ1 एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसकी यकीनन एक डायग्राम हो गया, हम उसके अंदर दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद जो आपका टाइम है वो t1 से कितना हो गया, t2 हो गया। ठीक है, और अब जो आपका पार्टिकल है वो पॉइंट p1 से कहाँ पर आ गया, p2 के ऊपर आ गया। जाहिर सी बात उसने फासला तय किया, p1 से p2 के ऊपर आ जाएगा, और जो इसकी पोजीशन होगी अब उसकी OP1 नहीं बल्कि OP2 हो जाएगी, और जो उसका थीटा होगा θ1 नहीं बल्कि θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज इन थीटा निकालना होगा, ठीक है, कि कितना डायरेक्शन में कितना फ़र्क आया, यानी कि थीटा में कितना फ़र्क आया, तो वो कैसे हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 से मैं क्लियरली निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर θ1 था मेरा 30 डिग्री, θ2 है मेरा 45 डिग्री, तो मेरे पास जो चेंज इन थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कैसे, मैंने 45 में से 30 को माइनस कर दिया। ठीक है, जो कि θ2 क्या है, एंगल है OP1 पर जो एंगल बन रहा है θ1 बन रहा है, और OP2 के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो θ2 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो मैंने निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम में इसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेंगे तो हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। इस पेज पर इस डायग्राम को देखें, हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक पॉइंट को कंसिडर करना है, ये है हमारे पास पॉइंट P1। ठीक है, पॉइंट P1 से स्टार्ट हो रही है रोटेशन एक बॉडी की। ठीक है, पॉइंट P1। अच्छा देखो, कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट P1 है यहाँ तक के जो डिस्प्लेसमेंट है, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि डायरेक्शन को हम लोग एंगल से शो करते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, उससे हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एंगल आपका इतना है तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हुई है, लेकिन अगर एंगल मैं आपका इतना कर दूँगी तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात हमें पता है। ठीक है, अच्छा अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पर हर टाइम तो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ इस डायग्राम में, लेकिन हमसे ये कहा कि पॉइंट T1 के ऊपर जो है
सॉरी टाइम t1 जब हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1 सेकंड पर, जो हमारी बॉडी है वो है पॉइंट p1 के ऊपर, ठीक है, हमारा पार्टिकल पॉइंट p1 के ऊपर है और x एक्सिस के साथ इसने जो थीटा बनाया हुआ है वो है हमारे पास θ1, ठीक है। इसी तरह से हमसे कह रहे हैं कि आफ्टर टाइम t2, ठीक है, फिर थोड़ा और टाइम जब गुजरा तब ये पॉइंट यहाँ से ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट p2 के ऊपर पहुँच गया, ठीक है। और इस p2 के ऊपर जो x एक्सिस के साथ एंगल बना है, ठीक है, जब तक ये पॉइंट p2 तक पहुँचा तो वो एंगल कितना हो गया, वो एंगल हो गया हमारे पास θ2, ठीक है। पॉइंट P1 से लेकर उसने मूवमेंट किए पॉइंट P2 तक के, ठीक है। तो डेल्टा थीटा आपके पास क्या आएगा, चेंज इन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन थीटा आपके पास आ जाएगा θ2 माइनस θ1, ठीक है। यानी कि उसने कितना फासला तय किया मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इस पूरे θ2 में से इस θ1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला थीटा, ठीक है। क्या करूँगी मैं, ये जो पूरा मेरे पास θ2 है जब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक के ट्रैवल किए है, ठीक है, पॉइंट P2 तक के जब ट्रैवल किया है तो तब मेरे पास आया θ2, ठीक है। तो इस पूरे θ2 में से मैं इस θ1 को माइनस कर दूंगी जो पॉइंट P1 तक के बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला थीटा, ठीक है। तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, θ2 माइनस θ1, यानी कि इस वाले ये पूरे थीटा में से मैंने जब इतने थीटा को माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया कि एक्चुअली इसने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये है पॉइंट P1 के ऊपर जब ये बॉडी थी, ठीक है, तो तब आपके पास थीटा कितना था, x एक्सिस के साथ तब इसका थीटा था θ1, ठीक है, ये है आपके पास θ1, ठीक है। फिर हमसे कहते हैं कि जब ये पॉइंट P2 के ऊपर गई तो इसका ये जो टोटल थीटा हो गया ये हो गया θ2, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम से हमें क्लियर है कि अगर मैं इस पूरे में से, ठीक है, अगर मैं इस पूरे में से इस वाले थीटा को, इनिशियल थीटा को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला थीटा कि जब ये पॉइंट P1 से लेकर P2 तक के इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो ये वाला थीटा जो मेरे पास है ये क्या, ये आ कैसे रहा है, सबसे पहले तो ये वाला थीटा आ रहा है जब मैं θ2 में से इस θ1 को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला थीटा किसके बराबर है, θ2 माइनस θ1 के बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये वाला जो थीटा है मेरे पास जो θ2 माइनस θ1 के बराबर है वो बेसिकली है क्या, वो बेसिकली पॉइंट P1 से लेकर पॉइंट P2 तक के जो आपकी बॉडी ने मूव किया है ये उसका थीटा है, ठीक है। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है जिसमें एंगल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा ये थीटा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये थीटा θ2 माइनस θ1 इतना है ना, ठीक है, ये है आपके पास बेसिकली θ2 माइनस θ1, तो इसका मतलब ये बॉडी यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुई है और ये यहाँ तक के मूव हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कि एग्जैक्टली इसने इतना फासला तय किया है, ठीक है, ये इसका थीटा बन रहा है, इसने एग्जैक्टली इतना फासला तय किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है P1 से लेकर P2 तक के मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर P1 से लेकर P2 तक के मेरे पॉइंट ने मूवमेंट की है, मेरे पॉइंट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है और उसके अंदर क्योंकि एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये है पॉइंट O, ठीक है, लास्ट पेज पर जो हम लोगों ने लाइंस पढ़ी है मैं उसको बता रही हूँ, ठीक है। ये है पॉइंट O से लेकर पॉइंट P1 तक के, ठीक है, पॉइंट P1 के ऊपर आपका पार्टिकल मौजूद है टाइम T1 के ऊपर, ठीक है। तो इसने जो है x एक्सिस के साथ थीटा बनाए हुए θ1, ठीक है। फिर जब ये पॉइंट O से लेकर पॉइंट P2 तक के मूव हुआ, ठीक है, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया, ये एंगल बन गया θ2। लेकिन इसमें बेसिकल डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई, इनिशियली वो था पॉइंट P1 के ऊपर, फाइनली वो गया पॉइंट P2 के ऊपर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई पॉइंट P1 से लेकर पॉइंट P2 तक के डिस्प्लेसमेंट हुई। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, θ2 में से θ1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास θ2 माइनस θ1। और जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो रिप्रेजेंट किससे होगा, P1 P2 आर्क से रिप्रेजेंट होगा कि अच्छे से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट या फासला तय किया है, ठीक है। अब मैं इसे बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, होप सो कि सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हूँ। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं दस द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा कि कितना चेंज आया टाइम में, कितना फासला था टाइम में, ठीक है। पॉइंट P1 के ऊपर वो पॉइंट तब था जब हमारा टाइम T1 था, ठीक है। फिर वो T2 जब कवर हुआ, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हुआ जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड से 3 सेकंड हो गए, ठीक है, तो तब वो पॉइंट P2 के ऊपर हमारी पार्टिकल पहुंच चुका था, ठीक है। तो चेंज इन टाइम कितना आया, P1 के ऊपर था 1 सेकंड जब हो रहा था तब पॉइंट P1 के ऊपर था हमारे पार्टिकल, और 3 सेकंड जब हो रहे
थे तब पॉइंट P2 के ऊपर था हमारा पार्टिकल, ठीक है। तो टाइम इंटरवल कितना आया बीच में, टाइम इंटरवल आया 2 सेकंड का, और ये मैंने बेसिकली कैसे निकाला, 3 सेकंड में से 1 सेकंड को, यानी कि फाइनल वाले टाइम में से इनिशियल वाले टाइम को, यानी कि T2 में से T1 को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास आया इंटरवल ऑफ टाइम जो कि है डेल्टा टी। इसी तरह से एंगल का जो डिफरेंस है वो मेरे पास कैसे निकल जाएगा, डेल्टा थीटा भी मेरे पास कैसे निकल जाएगा, जब मैं θ2 में से θ1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास डेल्टा थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा थीटा विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क P1 P2 इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेल्टा थीटा बेसिकली ये जो मेरे पास है θ2 माइनस θ1, ये क्या रिप्रेजेंट करे, मेरे पास रिप्रेजेंट करे कि अच्छा ये आर्क जो P1 से लेकर P2 तक के जा रही है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो ये इसलिए कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइनली डेफिनेशन देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। द एंगल subtended at the center of circle by an arc along which it moves in a given time is known as angular displacement, ठीक है। अब इसको हम हर्फ बाय हर्फ देखते हैं, ठीक है, यानी कि इसके हम मतलब इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम अलग अलग वर्ड्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि गिवन टाइम में, ठीक है, गिवन टाइम में जो हमारे पार्टिकल की जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखना किस तरह, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, वो जो एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ सर्किल से, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, सेंटर ऑफ सर्किल से बेसिकली हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल को निकालने के लिए हमने θ1 निकाला, θ2 निकाला, फिर दोनों को माइनस किया, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो मेरे पास एंगल है वो मेरे पास ये वाला एंगल है θ2 माइनस θ1, ठीक है, यानी कि वो ये वाला एंगल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है कहाँ से बन रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल से बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग विच इट मूव्स इन अ गिवन टाइम, ठीक है। ये आर्क जिस आर्क के मतलब ये जितना एंगल है, ठीक है, देख लो ये उतना ही फासला है, ठीक है, ये उतनी ही आर्क है, ये इसी एंगल की आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क क्या है, ये आर्क है आपके पास P1 से लेकर इस डायग्राम में P2 तक के, ठीक है, कि जो एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ सर्किल से लेकर वो जो आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली उस आर्क पर मूवमेंट हो रही है आपके पार्टिकल के गिवन टाइम में, और ये चीज़ कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस आर्क पर मूवमेंट हो रही है, इतनी मूवमेंट हो रही है आपके पार्टिकल के विद इन अ गिवन टाइम, ठीक है, तो ये है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट में इस आर्क पर आपका कोई ना कोई एंगल कवर हुआ होगा तो ये हो जाएगी आपकी, अगर आपके सेंटर ऑफ सर्कल से कोई एंगल बना होगा तो ये हो जाएगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत ईजी है। इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क की लेंथ के ऊपर बेसिकली ये बिल्कुल बेशक ये आर्क की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपकी आर्क की लेंथ फॉर एग्जांपल इतनी है तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन अगर आपकी आर्क की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक के है, ठीक है, तो फिर आपका एंगल भी ज़ाहिर सी बात है बड़ा बन जाएगा। आपका एंगल कितना बन जाएगा, आपका एंगल भी इतना बन जाएगा, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली आर्क की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि अच्छा इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, इस पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट तय की है, ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि अगर बहुत स्मॉल एंगल होगा तो फिर ये क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पर बड़े मज़े की बात है, ठीक है। देखना, अगर एंगल बहुत बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर साफ सुथरा है, हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अगर एंगल देखो हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, ये पूरा हमारा एंगल है, ठीक है, तो भाई ये तो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इसमें तो मैं स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन बता ही नहीं सकती ना। देखो ये फॉर एग्जांपल मेरा एंगल अगर इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसमें तो मैं कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको बता ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ये तो पूरा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, ये आपका वेस्ट है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट से स्टार्ट हो रही है और इसकी डायरेक्शन जो है वेस्ट साउथ और आगे तक के मूव कर रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, ठीक है, पूरा एक सर्कुलर पाथ है। लेकिन अगर मैं एंगल बहुत स्मॉल कर दूं, अगर मैं एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दूं, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल, अब ज़रा गौर करना, ठीक है, अगर मैंने एंगल सिर्फ और सिर्फ इतना किया है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास इतना सा एंगल मैंने लिया है, ठीक है। अब देखो अब ये चीज़ सर्कुलर नहीं रही, अब ये आपके पास क्या बन जाएगी, अब ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, और जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एंगल को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल कर दोगे तो फिर ये सर्कुलर नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, यानी कि क्लॉक आपकी ऐसे मूव करती है, ठीक है, अगर ये ऐसे जाने के बजाय, अगर ये क्लॉक की
मूवमेंट में मूव करने के बजाय ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, क्लॉक के उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बिल्कुल वैसे जैसे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली हो वही रहा है आपके पास, ठीक है, रोटेशन ही हो रही है, टर्निंग इफेक्ट ही हो रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रही है, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। आगे देखो, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को अगेन हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ऊपर भी हम लोग सेकंड पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि अगर वैसे भी अगर एंगल वेरी स्मॉल होगा तो ये एक परफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम लोग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड एक्सिस एज शोन इन फिगर 5.1 एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। अब हमसे कहने कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, हमें बता रहे हैं कि अगर हमारी मूवमेंट जो है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक की हो रही है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस पर ली जाएगी, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस अलोंग द एक्सिस ऑफ हमसे कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ होगी, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों ने अभी पीछे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी लेक्चर में हम लोगों ने डायग्राम देखी है 5.1, ठीक है। 5.1 में हम लोगों ने देखा है जिसमें मैंने आपको फ़ैन की एग्जाम्पल भी दी थी, ठीक है। फ़ैन जो रोटेट कर रहा होता है अपने एंगल पर, ये है इसका जेड एक्सिस, ठीक है, और ये बाकी एक्स और वाई एक्सिस ये पूरी रोटेशन हो रही है, फ़ैन गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ये है इसका बेसिकली जेड एक्सिस जो अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में जो भी आप समझ लें, ठीक है। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका जेड एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताई जा सकती है और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताई जा सकती है, ठीक है। आगे देखो, आगे हमसे कह रहे हैं राइट हैंड रूल हमसे क्या कहता है, अगेन हम यहाँ पर राइट हैंड रूल को डिफाइन करेंगे। देखते हैं अब अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, उसकी उस पोजीशन में आप अपने राइट हैंड को रखो, ठीक है। जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मैंने कहा ना कि फ़ैन है, तो मैं अपने राइट हैंड को इस पोजीशन में रखूँगी, ठीक है। इस पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में आप अपने राइट हैंड को रखो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और फिर आप अपने फिंगर्स किस तरफ कर्ल करो, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास सीसॉ झूला है ना, ठीक है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपने अपने हैंड को रख दिया, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड आपने अपना इस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस प्लेन पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सिंपल से ये करना है कि आपने जो आपके फिंगर्स है उसको किस तरफ कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट करें, इधर से नीचे आ रहे हैं, इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने अपनी फिंगर्स अपने हैंड की किस तरफ कर्ल की, मैंने अपने फिंगर्स अपने हाथ की इस तरफ कर्ल कर लेनी है, ठीक है, नीचे की तरफ कर्ल कर लेनी है। अपने राइट हैंड को सीधा रखकर मैंने उंगलियां नीचे की तरफ कर्ल कर लेनी है। तो आप लोग खुद करके देखें, राइट हैंड से आपका थंब किस तरफ रिप्रेजेंट करेगा, वो डायरेक्शन होगी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो इस तरह जिस तरफ आपका थंब इरेक्ट हो रहा होगा, जिस तरफ आपका थंब शो हो रहा होगा, जिस तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा होगा, वो आपकी डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। बिल्कुल सिंपल वही है जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, राइट हैंड रूल, ठीक है। आगे देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन इन सारे टर्म्स में, ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं वन बाय वन। देखते हैं रेवोल्यूशन क्या है हमारे पास, मैंने पार्टिकल कंप्लीट्स वन राउंड ट्रिप अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। कहने कि अगर एक पार्टिकल एक पूरा राउंड ट्रिप, एक पूरी राउंड जर्नी कंप्लीट कर ले एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, एक पार्टिकल मेरे ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया और इसने एक सर्कुलर पाथ पर पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो ये है इसकी एक रेवोल्यूशन, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास, आगे हमसे कह रहे हैं डिग्री क्या है। डिग्री है हमारे पास, मैंने सर्किल इज डिवाइडेड इन 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक सर्किल को जब आप एक सर्किल को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आप इक्वल पार्ट्स कर रहे हो, 1 डिग्री के 1 डिग्री के 1 डिग्री के 1 डिग्री के, ठीक है, 1 डिग्री के आपने इक्वल इसके अंदर पार्ट्स किया और ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 360 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। आपने अगर अपने सर्किल को 360 इक्वल पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल 360 इक्वल पार्ट्स में आपने अपने सर्किल को डिवाइड कर दिया, तो जो वो हर एक जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा और वो जो टोटल होंगे वो 360 डिग्री के बराबर होंगे। वैसे भी आपको बता चुकी हूँ कि जो डी होती है वो हमारे पास हेमी सर्किल होती है, हाफ होती है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं डी के ऊपर ये 180 डिग्री होता है और नीचे भी इसी तरह अगर डी को उल्टा करके रखें 180 डिग्री, 180 प्लस 180 सर्किल में टोटल 360 डिग्रीज होता है। और अगर हम 360 डिग्रीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं यहाँ पर रेडियन क्या है भाई, रेडियन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ
ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर भाई हम लोगों ने यूनिट्स तो और भी पढ़े, डिग्री पढ़े, रेवोल्यूशन पढ़ा, लेकिन जो ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो है हमारे पास, जो ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास रेडियन, एंड इट इज डिफाइंड एज, और रेडियन की डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। 1 रेडियन वो एंगल है, अगर आपने देखा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी इन्हीं अल्फाज में थी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट भी इन्हीं अल्फाज में डिफाइन किया गया है कि एक रेडियन जो है, एक रेडियन बेसिकली, रेडियन किसको डिफाइन कर रहे हैं, एंगल को डिफाइन कर रहे हैं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो एक रेडियन बेसिकली वो एंगल है जो बन रहा है सेंटर ऑफ सर्किल से एक आर्क के थ्रू, ठीक है, जिसके लेंथ रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल है। क्या मतलब वो, इस बात का दोबारा से देखना, हमसे ये कह रहे हैं कि ठीक है 1 रेडियन जो है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम में डिफाइन किया हुआ है कि 1 रेडियन है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 1 रेडियन है, ठीक है। अब 1 रेडियन वो एंगल है जो सेंटर ऑफ सर्किल से बन रहा है, ठीक है। ये एंगल सेंटर ऑफ सर्किल से बन रहा है, ठीक है, ये रेडियन है, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्किल से बन रहा है बाय एन आर्क, ठीक है, एक आर्क से बन रहा है। ऑब्वियसली एंगल एक आर्क से बनता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपनी आर्क इतनी रखती हूँ तो मेरे पास एंगल इतना बनेगा, लेकिन अगर मैं अपनी आर्क, अगर आर्क ये चीज़ है ना, अगर मैं अपनी आर्क इतनी रखती हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी रखती हूँ, तो मेरे पास एंगल भी इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल आर्क की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमसे कहने हैं एक रेडियन वो एंगल है जो सेंटर ऑफ सर्किल से बन रहा है एक आर्क के थ्रू, और उस आर्क की लेंथ कितनी है, लेंथ जो है वो इक्वल है सर्किल के रेडियस के, ठीक है। ये सर्किल का रेडियस है, रेडियस वैसे भी हमें पता है कि सेंटर से लेकर किनारे तक के जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है एग्जैक्टली रेडियस सर्किल का, ठीक है। ये भी रेडियस, अगर मैं इधर से लेकर इधर तक के देखूंगी तब भी ये रेडियस होगा, ठीक है। और ये जो ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ कह रहे हैं कि सर्किल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए, तो फिर जो आपके पास एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 1 रेडियन होगा, ठीक है, सिंपल है। आगे हम लोग अब देखो इन तीनों यूनिट्स को हम डिफाइन कर चुके हैं, आगे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमंग 3 यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1 बाय 1 जल्दी से देखते हैं। कंसिडर एन आर्क ऑफ लेंथ एस, ठीक है, हम लोगों ने एक आर्क कंसिडर की, ठीक है। ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एस है, यानी कि सिंपली इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आई थिंक इसके लिए इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये एक सर्कुलर रास्ता तय कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर रास्ता सर्किल में मूव करे, ठीक है। अच्छा जी, सर्किल का कहने के रेडियस कितना है आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ये इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के देखो, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के देखो, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, रेडियस है, ठीक है। विच सबटेंडेड एट एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल के ऊपर ये एंगल बना रहे हैं, ये ठीक है, ये आर्क जो है इस एंगल के थ्रू बन रही है, ये एंगल जो इस आर्क के थ्रू बन रहा है, आप जो भी कह लो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एट कांस्टेंट रेडियस, कहने कि अगर आपका रेडियस कांस्टेंट होगा, अगर रेडियस आपका सेम है, द लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबटेंडेड एंगल, ठीक है। अगर आपका रेडियस कांस्टेंट है, अगर आप अपने रेडियस को चेंज नहीं कर रहे हो, और रेडियस कांस्टेंट, जाहिर सी बात है, एक सर्किल है ना, तो एक सर्किल का रेडियस आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लो, रेडियस हमेशा कांस्टेंट आता है अगर वो सर्किल आप एक ही ले रहे हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आपने सर्किल अपना चेंज कर दिया तो फिर उसका रेडियस कुछ और हो सकता है, एक ही सर्किल है तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। सेंटर से लेकर आप किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लो, वो सेम होता है, इसलिए रेडियस आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। कहने कि अगर आप एक ही सर्किल की बात कर रहे हो, यानी कि सेम रेडियस की बात कर रहे हो, तो जो लेंथ होगी आर्क की, ठीक है, ये जो आर्क की लेंथ होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबटेंडेड एंगल के, कि जितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप एंगल इतना छोटा सा लोगे, अगर आप एंगल इतना छोटा सा लोगे तो आर्क भी इतनी छोटी सी बनेगी, आर्क की लेंथ भी इतनी छोटी सी होगी, लेकिन एंगल अगर इतना बड़ा है तो आर्क की लेंथ भी इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो आर्क की लेंथ है जो हमारे पास एस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके एंगल के, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, दो चीज़ें लगाते हैं, एक लगाते हैं इज इक्वल्स टू और दूसरा लगाते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एस इज इक्वल्स टू आर और थीटा, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा, भाई रेडियस को हमने कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि भाई देखो डेफिनेशन में भी, हम एक्सप्लेनेशन में भी कह चुके हैं कि जो हमारा आर होगा, जो हमारा रेडियस होगा, वो हम लोग कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर को यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। अब अगर इससे आपको थीटा निकालना हो तो आप खुद सोचें क्या होगा, ये आर इधर थीटा से मल्टीप्लाई और आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, आर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं नाउ फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास यूनिट होगा ना, ये यूनिट होगा हमारे पास रेडियन में, ठीक है जी।
आगे मूव करते हैं। अच्छा, वैसे इसे रेडियन में क्यों कहा है? देखो, एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको यहाँ पर, ये वैसे तो मैथमेटिकल रीज़न भी है, लेकिन एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। जितना बताया हुआ मैं आपको उतना उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने रेडियन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि वो एंगल, ठीक है, वो एंगल जो एक ऐसी आर्क की वजह से बन रहा है जो हम लोग मतलब इक्वल रेडियस की वजह से है, ठीक है। अगर आप रेडियन की डेफिनेशन देखें तो रेडियन की डेफिनेशन में आपको ये आर्क भी मिलेगी, ठीक है, और आपको ये रेडियस भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये जो थीटा का फॉर्मूला आ रहा है, इसका यूनिट हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? रेडियन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहीं पर फ्रीज कर दिया। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये हम लोगों ने निकाला भी किससे? हम लोगों ने निकाला भी रेडियन वाले फॉर्मूले से, रेडियन वाली डेफिनेशन से, ठीक है। रेडियन वाली डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से ही हम लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन ली, और इसी की थ्योरी से हम लोगों ने ये चीज़ ली कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, जो आर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, ठीक है। इसलिए भी ये भी एक और रीज़न है कि ये रेडियन में इसका यूनिट कंसिडर किया गया, क्योंकि रेडियन वाली डेफिनेशन, रेडियन वाले कॉन्सेप्ट से ही ये चीज़ हमारे पास ली गई है, ठीक है। चलें, अब फाइनली आगे मूव करते हैं। हमसे कह रहे हैं नाउ फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब आ गए रेवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। रेडियन वाली बात हम लोगों ने फ्रीज कर दी है, ठीक है। रेवोल्यूशन पर आओ। बाय डेफिनेशन हम ये जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है, ठीक है, अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल देखें, क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट हो रही है ना, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में हो रही है, ठीक है। तो अगर आप गूगल पर या बच्चों की मैथ्स में भी आप देखें, हमें बचपन से ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास कितना होता है? 2πr होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? हमारे पास 2πr होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर? भाई हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करना, और रेवोल्यूशन की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने लास्ट पेज के ऊपर पढ़ी कि एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर राउंड पूरा अगर कंप्लीट करेगा तो ये उसकी एक रेवोल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। तो इस सूरत हाल में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट इस पूरे सर्किल के जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस उस दिन भी बताया था, लास्ट चैप्टर में, मेरे ख्याल से एक लेक्चर में मैंने उस दिन भी सरकमफेरेंस बताया था कि सर्किल के भाई ये वाला हिस्सा पूरा हम लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है। सर्किल का ये जो किनारे हैं ना, ये इसके सरकमफेरेंस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है, ये एक पूरी, तो ये कहलाएगा कि इसने एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट की है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये सरकमफेरेंस जितना पूरा इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्किल के 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पूरे सरकमफेरेंस जितनी कवर हो रही है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को ले लूँगी, यानी कि अपनी आर्क को ले लूँगी मैं 2πr के इक्वल, यानी कि पूरे सरकमफेरेंस के इक्वल ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन इट इज़ सेड दैट कि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन है वो पूरा सर्कुलर पाथ, पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट करती है, ठीक है। अच्छा देखें, एक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया ना कि हमने एस को 2πr सरकमफेरेंस के इक्वल क्यों लिया है, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हम लोगों ने लिया है, ठीक है, और रेवोल्यूशन की डेफिनेशन से ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा इस केस में। भाई क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है? एक सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और हम लोग पीछे पेज पे अभी पढ़ चुके हैं बाय डेफिनेशन के जो डिग्री होती है वो हमारी कितनी होती है? एक सर्किल में टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जब एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, जब एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो रहा है, जब एक सरकमफेरेंस जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट, जब मेरी आर्क 2πr आ रही है, एक सरकमफेरेंस जितनी आ रही है, तो तब मेरा एंगल जो होगा वो एंगल भी मेरा एक पूरे सर्किल के एंगल जितना होगा, और वो कितना होगा? 360 डिग्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है? होप सो कि अब इस चीज़ में बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया हुआ, बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग अपनी ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या निकाला? हम लोगों ने एक निकाला थीटा, दूसरा निकाला एस, ठीक है। तो थीटा की जगह पर थीटा पुट कर देंगे, एस की जगह पर एस पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है। थीटा की जगह पर मैंने पुट कर दिया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, ये तो रेडियन वाले फॉर्मूले से निकाला ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस रेडियन, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप निकालना है तो मैं इन चीज़ों की आपस में कन्वर्जन करवाऊंगी, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी भाई, मैंने यहाँ से डिग्रीज भी निकाल ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँगी, मैं कहूँगी कि भाई जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एस ये आया और थीटा ये आया, और रेडियन वाले फॉर्मूले से थीटा ये आया है, ठीक है। तो मैं रिलेशनशिप निकालने के लिए इन दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, ठीक है। और अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा की जगह मैंने पुट किया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 360 डिग्रीज, और
ठीक है, पाई की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 160 डिग्रीज पुट कर दिया, ठीक है। और देखो, और इसके अलावा क्या किया मैंने, यहाँ पर जो s था, ठीक है, इस s की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, इस s की जगह पर मैंने पुट कर दिया 2πr, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2πr। इस तरह मेरे पास फॉर्मूला बन गया, थीटा की जगह 360 डिग्रीज, s की जगह 2πr, और नीचे जो डिनोमिनेटर में r था वो r अपनी जगह पर एज इट इज़ है, जो यूनिट था रेडियन, वो रेडियन भी अपनी जगह पर एज इट इज़ है। तो ये जो मेरे पास था थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन r रेडियन, ये बाय द डेफिनेशन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मेरे पास बन गया 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन r रेडियन, ठीक है। सिंपल है। अब क्या हो जाएगा, अब जो मेरे पास 360 डिग्रीज होंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास 360 डिग्रीज किसके इक्वल आ जाएंगे, 2π रेडियन के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। हैंस फॉर वन रेवोल्यूशन, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, मुझे पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो एंगल होगा वो 360 डिग्रीज होगा। और अगर मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करवाऊंगी तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन क्या बनेगी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2π रेडियन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए यानी कि 360 डिग्रीज के लिए तो निकाल लिया, लेकिन एक डिग्री के लिए क्या होगा या एक रेडियन के लिए क्या होगा, वो सब कुछ बेसिकली इसी बेसिक इक्वेशन से, इसी जनरल इक्वेशन से सब कुछ बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर है, आगे बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। अब देखना है, अब सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ कि भाई अच्छा ये तो 2π रेडियन में 360 डिग्रीज है ना, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे और एक डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, ये निकालने जा रही हूँ। पहले हम निकाल लेते हैं कि एक डिग्री में, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, ये क्या है, 2π रेडियन है, ठीक है। अगर मैं करूँ 2π रेडियन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, क्यों, क्योंकि 1 जब वापस से मल्टीप्लाई होगा 2π रेडियन से तो क्या आ जाएगा, वापस से आपके पास 2π रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ 2π रेडियन को, जस्ट मैंने ब्रेक किया उसके दो फैक्टर्स में जिनसे मेरी इक्वेशन के ऊपर भी कोई फ़र्क ना पड़े। और ऐसा किया क्यों है, एक रीज़न है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2π रेडियन को मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2π रेडियन, ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से वापस से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमने लिखा क्यों, हमने इसलिए लिखा था कि हमारे पास 1 रेडियन आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 मल्टीप्लाई बाय 2π रेडियन था इसमें से हम 1 यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो 1 रेडियन निकालना है। और ये जो साथ में 2π मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, और ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, 2π क्या होगा, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज अपॉन 2π, ठीक है। और अगर मैं 2 से 360 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है, और अगर मैं 180 डिग्री को उससे डिवाइड कर दूंगी, सब कुछ सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरे पास 1 रेडियन आएगा वो आएगा 57.3 डिग्रीज, ठीक है। तो 1 रेडियन आप इसको भी याद रख सकते हो और आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। अब अगर इसी तरह सेम अगर अब हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्रीज, हमें पता है कि 360 डिग्रीज 2π रेडियन के बराबर है। तो भाई 1 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होगी, या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी। सबसे पहले तो हम लोग 360 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 और 360 मल्टीप्लाई होकर वापस से 360 आ जाएंगे। अगर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सेम चीज़ है, तो फिर हम लोगों ने अलग अलग क्यों लिखा है, ताकि हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री छोड़ सकें और 360 को उस तरफ मूव करवा सकें, ठीक है। तो ये किस तरह हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख सकती हूँ 360 मल्टीप्लाई बाय 1, बात तो एक ही है ना। अब क्या होगा, अब मुझे निकालना है 1 डिग्री, ठीक है। तो मैं 360 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब मेरे पास फॉर्मूला, एक सेकेंड, हम रेडियन से डिग्रीज बना चुके हैं ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक के तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। वो मैं यही दोबारा से देखकर कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। ये वाला काम यहाँ तक के तो हम कर चुके हैं ना, ये यहाँ पर बाकी के स्टेप्स मिसिंग है, बाकी के स्टेप्स डायरेक्ट आपको रिलेशन दिया हुआ है। मैं इस वाले रिलेशन का यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, रेडियन से डिग्रीज निकालना, मैं डिग्री से रेडियन निकालना, इस वाले रिलेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल है कि हम लोग 360 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2π रेडियन अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। पाई की अगर हम वैल्यू लिख लें, 2 और 360 को कैंसिल कर लें, हो जाएगा 1/180, ठीक है।
2 के टेबल में 180 से आता है, 360 पाई की वैल्यू रख लें, इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.01745 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री मेरे पास आ जाएगा 0.01745 रेडियन के इक्वल। ठीक है, जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिलेशनशिप निकालना है। रेडियन वाले डेफिनेशन से हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की कि ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, इससे मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर मुझे रिलेशनशिप निकालना है, तो अब मैं रेडियन के साथ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की सारी चीज़ें भी ऐड करूँगी ताकि डिग्री वगैरह मेरे पास आ सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की डेफिनेशन से कहा कि एस 2πr के इक्वल है, थीटा 360 डिग्री के इक्वल है। इस फॉर्मूले में मैंने ये दोनों चीज़ें उठाकर पुट कर दी, मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से मैंने रेडियन निकाल लिया। ठीक है, एक रेडियन मैंने इस इक्वेशन से निकाल लिया और एक रेडियन मेरे पास आ गया इतने डिग्रीज के बराबर। ठीक है, एक रिलेशनशिप मेरे पास आ गया कि रेडियन से अगर मुझे डिग्रीज में जाना हो तो मैं किस तरह से कन्वर्जन करवाऊंगी। एक रेडियन मेरे पास 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने इस ही बिल्कुल रिलेशनशिप से, या आप कह लो कि इस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करके ये आया है, तो इसी रिलेशनशिप से फिर मैंने डिग्री से रेडियन में जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया और अब मैंने ये भी पता लगा लिया कि एक डिग्री मेरे पास इतने रेडियन के बराबर है। तो बेसिकली एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर है या एक डिग्री इतने रेडियन के बराबर है। ये आप अगर इस वाले रिलेशन से ना भी जाना चाहो, आप डायरेक्ट इससे भी जा सकते हो। मैंने तो आपको इससे सिखाया है ना, आप डायरेक्ट इससे भी जा सकते हो। कैसे, आपने कहा कि भाई ठीक है 1 रेडियन, या सिंपल एक सेकेंड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, 57.3 को अगर मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा दूँ, वही चीज़ रहेगी 57.3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/57.3 किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल्स टू ये क्या है, ये हमारे पास रेडियन और ये इक्वल आएगा 1 डिग्री के। ठीक है, तो 1/57.3 को जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है, तो चाहे मैं इस वाले रिलेशनशिप से पूरा सॉल्व करूँ या चाहे मैं डायरेक्ट इससे अपनी कन्वर्जन कर लूँ, मेरे पास आ रहा है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.01745 रेडियन। ठीक है, अच्छा तो देखें इससे बेसिकली हमें क्या समझ में आया, हमें ये भी मिल गया कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, हमें ये भी मिल गया कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। लेकिन जो बेसिक रिलेशनशिप है जिससे ये दोनों चीज़ें निकालना मेरे लिए पॉसिबल हो पाई हैं, वो ये है रिलेशनशिप, जो मेरे इस टॉपिक का मेन मकसद था, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये था मेरा वो रिलेशनशिप जिसके थ्रू मैं ये वाली जो है अपनी डेरिवेशन भी कर पाई हूँ और ये वाली वैल्यू भी मैं ड्राइव कर पाई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.1 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में, वैसे तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिसकी वजह से लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन इससे क्या होगा, मैं बार बार बताती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, मतलब बार बार एक चीज़ को इसलिए रिपीट करती हूँ कि अगर एक अंदाज़ में, अगर एक दफ़ा चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो वो मुख्तलिफ अंदाज़ में बार बार रिपीट करने से इंसान को समझ में आ जाती है। अगर फिर भी कोई लैकिंग रह गई हो तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इंशाल्लाह एग्जाम्पल 5.1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।